नमस्कार। आज हम नरेंद्र मोदी की विरासत पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। मतलब भारतीय राजनीति पर उनके असर को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो काफी विस्तार से बताती है कि उनके दौर में कैसे बदलाव आए। इन नोट्स और लेखों को अगर देखें तो एक बात तो साफ है, मोदी के आने से पहले की जो भारतीय राजनीति की वो काफी अलग थी। हाँ बिल्कुल, गठबंधनों का जमाना था। वही गठबंधनों का दौर, अलग अलग क्षेत्रीय नेताओं का अपना दबदबा और वो जाति वाले समीकरण वो बहुत हावी रहते थे। लेकिन फिर एक शिफ्ट आया। हमें बताया गया है कि उनके नेतृत्व में एक निर्णायक शासन, मतलब एक मजबूत सेंट्रल लीडरशिप और एक मुखर राष्ट्रीय पहचान, इस पर जोर बढ़ाया है। सही। तो आज हम इसी सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ये जो दस्तावेज हमारे सामने हैं, इनके आधार पर देखेंगे कि राजनीति, शासन चलाने के तौर तरीके और दुनिया में भारत की छवि, इन सब पर मोदी के नेतृत्व का क्या और कैसा असर रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखते हैं। सबसे पहले राजनीति की ही बात कर लेते हैं। एक बड़ा बदलाव जो इन विश्लेषणों में बार बार नजर आता है वो है गठबंधन की राजनीति से हटकर एक ज्यादा केंद्रीकृत, मतलब एक निर्णायक सरकार की तरफ बढ़ना। आपको नहीं लगता ये भारतीय राजनीति के मिजाज में एक बड़ा शिफ्ट है? हाँ, ये तो बहुत ही अहम बदलाव है। और इसी के साथ ये भी सामने आता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो पहले कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित मानी जाती थी, उनके नेतृत्व में एक अखिल भारतीय पैन इंडिया पावर बन गई। हाँ, ये बदलाव वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दस्तावेजों को देखें तो पता चलता है कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति थी। मोदी का जो संदेश था, विकास का, राष्ट्रवाद का, आत्मनिर्भर भारत का, वो समाज के अलग अलग तबकों को, खासकर युवाओं और मिडिल क्लास को काफी अपील किया, ऐसा ये विश्लेषण कहते हैं। अच्छा। मतलब ये सिर्फ पुराने नारों जैसा नहीं था, इसमें एक एस्पिरेशन, एक आकांक्षा जुड़ी हुई थी। और दिलचस्प बात यह है कि इसने चुनाव लड़ने और वोटरों से जुड़ने के तरीके को भी बदल दिया। कैसे? जैसे वो पारंपरिक जातिगत या क्षेत्रीय समीकरण होते थे, उनसे आगे बढ़कर एक ज्यादा बड़ी, एक राष्ट्रीय अपील बनाने की कोशिश की गई। इसका जिक्र इन पेपर्स में साफ मिलता है। अच्छा, मतलब वोट मांगने का तरीका बदला, लोगों तक पहुंचने का तरीका बदला, और ये सिर्फ नारों या भाषणों तक ही सीमित नहीं था, है ना? शासन के स्तर पर भी बड़े बदलावों का जिक्र है। बिल्कुल। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, उज्ज्वला योजना, वो गैस सिलेंडर वाली, हाँ, उज्ज्वला, जनधन खाते, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लिस्ट तो काफी लंबी है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सब का मकसद था सरकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाना और एक तरह की जवाबदेही तय करना। ऐसा लगता है जैसे पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश की जा रही थी। बिल्कुल। और इन योजनाओं के पीछे की सोच कम से कम कागजों पर तो यही दिखती है कि शासन को ज्यादा असरदार, ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए। डिजिटल इंडिया को ही लें। इसका मकसद सिर्फ इंटरनेट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकारी सेवाओं को सीधे लोगों के मोबाइल तक लाना था, वो बिचौलियों को हटाना था। राइट। इसी तरह जनधन खातों का उद्देश्य था गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना, ताकि सरकारी मदद, सब्सिडी वगैरह सीधे उनके खाते में जा सकें। इन दस्तावेजों में इनके पॉजिटिव असर के आंकड़े भी दिए गए हैं, जैसे करोड़ों नए बैंक खाते खुले या गांव तक बिजली पहुंची। हाँ, वो आंकड़े तो हैं, लेकिन क्या सब कुछ इतना सीधा और आसान था? क्योंकि इन्हीं दस्तावेजों में कुछ ऐसे कदमों का भी जिक्र है जो काफी विवादित रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन, फिर जीएसटी का लागू होना और बाद में वो कृषि कानून जिन्हें लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ। हाँ, और यहीं पर जो विश्लेषण है वो थोड़ा और पेचीदा हो जाता है। जहां एक तरफ इन सुधारों को बड़े लक्ष्यों से जोड़ा गया, जैसे अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज करना या टैक्स सिस्टम को आसान बनाना, वहीं दूसरी तरफ इनको लागू करने के तरीके और उनके जो तात्कालिक प्रभाव पड़े, उन पर गंभीर सवाल उठे। नोटबंदी को ही देखिए, मकसद बताया गया काले धन पर लगाम लगाना। हाँ। लेकिन आम लोगों को जो परेशानी हुई और अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा, उसको लेकर काफी बहस हुई। इसका जिक्र इन पेपर्स में विस्तार से है। सही। जीएसटी को एक देश एक टैक्स के बड़े सुधार के तौर पर पेश किया गया, पर शुरू में खासकर छोटे व्यापारियों को काफी दिक्कतें आईं। हाँ, वो भी सुना था। और कृषि कानूनों पर तो हमने देखा ही कि कैसे किसानों और सरकार के बीच संवाद लगभग टूट सा गया और इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। तो मतलब एक द्वंद्व सा दिखता है। हाँ बिल्कुल। यहाँ एक दिलचस्प द्वंद्व सामने आता है, जिसका जिक्र ये विश्लेषण भी करते हैं। एक तरफ है मजबूत निर्णायक नेतृत्व जो तेजी से बड़े फैसले ले सकता है। दूसरी तरफ ऐसे फैसलों पर व्यापक सहमति बनाने की चुनौती,
अलग अलग आवाजों को सुनने और संवाद बनाए रखने की चुनौती। ये दस्तावेज बताते हैं कि कई मौकों पर ऐसा लगा कि संवाद की जगह थोड़ी कम हुई। अच्छा। लेकिन फिर ये भी तर्क दिया जाता है कि बड़े बदलावों के लिए कभी-कभी कड़े फैसले लेने जरूरी होते हैं। बस हमें ये याद रखना है कि हम यहाँ सिर्फ इन स्रोतों में जो जानकारी है और जो उनका विश्लेषण है वो प्रस्तुत कर रहे हैं, किसी का पक्ष लिए बिना। हाँ, ये संतुलन समझना जरूरी है। अच्छा, देश के अंदर इन बदलावों के साथ साथ दुनिया में भारत की छवि और उसकी भूमिका पर भी इन दस्तावेजों में काफी कुछ कहा गया है। ऐसा लगता है कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने ग्लोबल स्टेज पर एक ज्यादा मुखर, ज्यादा आत्मविश्वासी भूमिका निभाने की कोशिश की है। हाँ, ये बात तो आती है सामने। संयुक्त राष्ट्र हो या G20 जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समूह, वहां भारत की सक्रिय भागीदारी का जिक्र मिलता है। और एक और दिलचस्प पहलू है प्रवासी भारतीय, जो डायस्पोरा है, उनसे जुड़ने पर खास जोर। हाँ, वो बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं। बिल्कुल, दुनिया भर में बसे भारतीयों से सीधे बात करना, बड़े कार्यक्रम करना। इन नोट्स के मुताबिक इससे भारत की सॉफ्ट पावर, मतलब वो जो सांस्कृतिक और वैचारिक प्रभाव होता है, उसको बढ़ाने में मदद मिली। बिल्कुल, सॉफ्ट पावर का मतलब ही यही है कि बिना किसी मिलिट्री या इकोनॉमिक दबाव के अपनी संस्कृति, अपने विचारों, अपनी नीतियों के आकर्षण से आप दूसरे देशों को प्रभावित करें। इन विश्लेषणों के अनुसार, जैसे योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलना या फिर प्रवासी भारतीयों को भारत की डेवलपमेंट स्टोरी से जोड़ना, ये सब इसी सॉफ्ट पावर को बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा थे। ये सिर्फ इमेज बनाने की बात नहीं थी, बल्कि इसे भारत के वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के एक टूल की तरह देखा गया। अच्छा। और अगर हम इसे और बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये दस्तावेज इशारा करते हैं कि भारत ने खुद को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति और खासकर जो ग्लोबल साउथ है, दक्षिणी गोलार्ध, हाँ, उसके एक प्रमुख आवाज के रूप में पेश करने की कोशिश की। चाहे वो क्लाइमेट चेंज पर बातचीत हो, टेररिज्म का मुद्दा हो या फिर ट्रेड एग्रीमेंट्स हो, भारत ने अपने हितों को ज्यादा मजबूती से सामने रखा है, ऐसा कहा गया है। तो इसके नतीजे कैसे रहे? इन विश्लेषणों में ये भी बताया गया है कि इस बदली हुई कूटनीति के नतीजे मिले जुले रहे हैं। कहीं सफलता मिली तो कहीं चुनौतियां भी आईं, खासकर पड़ोसियों के साथ संबंधों को लेकर। लेकिन कुल मिलाकर वैश्विक मंच पर भारत की उपस्थिति पहले से ज्यादा महसूस की गई, ऐसा ये स्रोत मानते हैं। ठीक है, तो हमने राजनीति की बात की, शासन की बात की, वैश्विक असर की बात की, लेकिन इन विश्लेषणों में एक और परत है। वो है नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत पहलू, उनकी अपनी छवि, उनकी जीवन शैली, उनका अनुशासन। हाँ, उस पर भी काफी कुछ है। हाँ, उस पर भी काफी कुछ लिखा गया है। उनके रोजाना के सख्त रूटीन का जिक्र है, योग और ध्यान का जिक्र है, यहाँ तक कि उनके आजीवन ब्रह्मचारी रहने के फैसले का भी जिक्र है। इन दस्तावेजों में इन्हें उनके आत्मसंयम और फोकस के दर्शन से जोड़ा गया है। हाँ, और ये पहलू उनकी राजनीतिक शख्सियत से अलग नहीं है, बल्कि उसका एक बहुत अहम हिस्सा माना जाता है। इन दस्तावेजों में इस बात पर जोर दिया गया है कि कैसे उनकी ये छवि, एक मेहनती, अनुशासित, त्यागी नेता की छवि, उनके समर्थकों के बीच उनकी अपील को और मजबूत करती है। अच्छा। ये उन्हें पारंपरिक राजनेताओं से थोड़ा अलग दिखाती है, ऐसा विश्लेषण कहता है। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। बिल्कुल, और यहीं पर वो दूसरा पहलू भी सामने आता है, जिसका जिक्र इन पेपर्स में है, यानी ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। जहां उनके समर्थक उन्हें एक दूरदर्शी, निर्णायक नेता मानते हैं जो देश को बदल रहा है, वहीं उनके आलोचक उन्हें एक ऐसी नेता के तौर पर देखते हैं जिनके कार्यकाल में समाज में मतभेद बढ़े और असहमति की आवाजों को दबाया गया, ऐसा आरोप लगता है। ये दस्तावेज दोनों तरह के विचार प्रस्तुत करते हैं और दिखाते हैं कि उनकी शख्सियत को लेकर लोगों की राय कितनी बटी हुई है। ये वाकई दिलचस्प है कि किसी नेता की निजी छवि और उसका राजनीतिक प्रभाव कैसे एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये विश्लेषण इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि आप उन्हें किसी भी नजरिए से देखें, एक सुधारक या एक शासक, एक जोड़ने वाला या एक बांटने वाला, एक बात तय है कि उनका असर बहुत गहरा और व्यापक रहा है। उन्होंने सिर्फ नीतियां नहीं बदलीं, बल्कि देश की सोच, उसकी आकांक्षाओं और राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित किया है, ऐसा इन स्रोतों का मानना है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि किसी नेता की व्यक्तिगत कहानी और उसका राजनीतिक सफर किस हद तक एक दूसरे को गढ़ते हैं। इन विश्लेषणों के मुताबिक मोदी के मामले में ये दोनों चीजें अविभाज्य सी लगती हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, मतलब इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें, तो इन दस्तावेजों से मुख्य संदेश क्या निकलता है? मेरे ख्याल से वो यही है कि मोदी का दौर
भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़े बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन का दौर रहा है। हाँ, बदलाव शब्द बार बार आता है। हाँ, नीतियां बदली, राजनीति का तरीका बदला, दुनिया में भारत की छवि बदली और शायद लोगों की सोच भी कुछ हद तक बदली। ये दस्तावेज बार बार इसी परिवर्तन पर जोर देते हैं और ये भी कहते हैं कि इस बदलाव का असर आने वाले कई सालों तक महसूस किया जाएगा। भारत किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये काफी हद तक इस दौर की विरासत से तय होगा। सही कहा। राजनीति, शासन, वैश्विक मंच, यहाँ तक कि समाज की सोच, हर स्तर पर बदलाव की बात इन विश्लेषणों के केंद्र में है। और यहीं पर शायद एक आखिरी विचारणीय बिंदु उभरता है जिस पर श्रोता खुद सोच सकते हैं। क्या? जब किसी दौर में परिवर्तन पर इतना ज्यादा जोर होता है, इतना फोकस होता है नई चीजें लाने पर, तो क्या इस प्रक्रिया में कुछ पुरानी चीजें, कुछ निरंतरताएं पीछे छूट जाती हैं? या क्या कुछ ऐसे मूल्य या तरीके होते हैं जिनका महत्व शायद कम हो जाता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में जब हम तेजी से बदलने की कोशिश करते हैं, तो किन चीजों को प्राथमिकता मिलती है और किन चीजों से अनजाने में ही सही समझौता हो जाता है? ये एक सवाल है जो इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद मन में उठता है और शायद इस पर आगे भी सोचने की जरूरत है।